बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जा दिलचस्प मुक़ाबिला नेशनल स्टेडियम कराची में जारी आहिनि, जिते 11 मैचूं थी चुकियूं आहिनि ऐं गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच ते हणी हुई उन मैच खे मुलतवी कयो वियो हो। अॼु उहा मैच थींदी जेका मैच नंबर 12 हूंदी, कोयटा ग्लेडिएटर ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जे विच में खेॾी वेंदी। इन मैच खे मुलतवी इन वजह करे कयो वियो हो त फवाद अहमद जेको बॉलर आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो, ऑस्ट्रेलिया सां हुनजो तालुक़ु आहे, हुनजी जेका टेस्ट आहे कोविड जी उहा अनफॉर्चुनेटली पॉज़िटिव अची वई। अॼु उनजे करे जेका मैच हुई गुज़िरियल ॾियारे उनखे मुलतवी कयो वियो हो। अॼु सभिनी समूरनि प्लेयरनि जूं ऑफिशियल्स जेके बि आहिनि, टोटल 244 ऑफिशियल्स ऐं प्लेयर्स मिलाए करे उन्हनि जूं टेस्ट कयूं वयूं ऐं 244 मां 4 ॼणा पॉज़िटिव अची विया आहिनि, जंहिंमें फवाद अहमद ऐं ॿिया 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी आहिनि ऐं उनखां अलावा हिकिड़ो लोकल ऑफिशियल आहे जंहिंजो टेस्ट पॉज़िटिव आयो आहे। उनखे 10 ॾींहंनि जे लाइ क्वारंटीन में रखियो वियो आहे। ओवरऑल इन ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं ऐं उनखां अलावा जेके अहम अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 बजे नेशनल स्टेडियम में, समी बर्नी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन हवाले सां पाण गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे हिन वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि उबैद देवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं कोविड-19? फवाद अहमद सबसे पहले उनको पॉजिटिव आया, उसके बाद जिस तरीके से अब प्लेयर्स और 4 लोग सामने आए, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल जमशेद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और फवाद अहमद जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, कल उनका टेस्ट जो है वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो मज़ीद टेस्ट किए गए तमाम फ्रेंचाइजेस और सपोर्ट स्टाफ और जितने लोग जो कि टीमों के साथ और प्लेयर्स के साथ जो मुलविस हैं उनके साथ रह रहे हैं या उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल 244 लोग हैं जिनके टेस्ट किए गए, और उनमें से मज़ीद 3 जो है वो आज पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक प्लेयर जो है वो कंफर्म हुआ है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है और गैर मुल्की प्लेयर है। दूसरा एक प्लेयर मज़ीद दूसरी फ्रेंचाइज से और एक लोकल सपोर्ट स्टाफ है। तो कुल टोटल 4 केसेस जो हैं वो अब तक आ चुके हैं। उनमें से 3 फॉरेन प्लेयर हैं। एक तो फवाद अहमद आपने भी बताया और सबको पता है, जो पाकिस्तान बॉर्न है लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी उनके पास, तो वो ऑस्ट्रेलिया से आए यहाँ खेलने के लिए। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये बहस ज़रूर हो सकती है कि ये जब पहले नेगेटिव थे तो अब इवेंट के दौरान ये कैसे पॉजिटिव हो गए और इन्होंने वायरस कहाँ से कैच किया। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हमने आज ये पूछा है कि भाई क्या वजूहात थी और कहाँ से इन लोगों ने जो है वो वायरस को कैच किया और किस तरह से ये लोग पॉजिटिव हो गए। तो उनका कहना ये था कि ये इस चीज़ का तयन करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें जो इत्तलात मिली हैं, जो खबरें मिलती रही हैं कि जिस होटल के अंदर प्लेयर ठहरे हुए हैं वहाँ पर भी जो है वो इस बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया जाता रहा है। प्लेयर्स की जो लिफ्ट है वो एक कॉमन लिफ्ट है, उसके अंदर दूसरे लोग भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा जो उनका डाइनिंग एरिया है वहाँ भी लोगों का आना जाना है। फिर होटल का जो स्टाफ है जो रूम्स के अंदर जाता है, जो रूम सर्विस देता है, वो भी जो है चेंज होता रहता है। उसके अंदर भी हो सकता है कि कहीं से जो है ये वायरस मुंतकिल हुआ हो। उसके अलावा प्लेयर जब ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं तो जब बॉल जाती है, कई दफ़ा हमने देखा कि बॉल जो है वो तमाशाइयों के पास जाती है। अगर स्टैंड के अंदर बॉल गई है, वहाँ से लोगों ने उठाकर उसको वापस फेंका है, तो उसके साथ भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिससे ये वायरस मुंतकिल हुआ हो। तो बहुत सारे इम्कानात हैं। लेकिन आज जैसे समीउल हसन बर्नी जो थे उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से अगर बॉल वापस आ जाती हो तो उसको सैनिटाइज किया जाता है या तो फिर वो दोबारा बॉल इस्तेमाल नहीं होती, तो ये भी हमने देखा है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात की ज़रूर है, लेकिन शुरू में हमने देखा कि शायद इस तरह की जो हिकमत अमली थी वो नहीं अपनाई गई थी। तो उसके अलावा हमें ये भी मालूम हुआ है कि जिस होटल के अंदर प्लेयर ठहरे हुए हैं वहाँ पर दूसरी तकरीबात भी हो रही हैं। वहाँ शादी की एक तकरीब भी हुई, वहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट जो हैं उस होटल के अंदर भी हो रहे हैं। तो बाहर के लोगों का आना जाना उस होटल के अंदर है, और ये भी मुमकिन है कि प्लेयर ख़ुद कहीं बाहर गया हो बग़ैर किसी को बताए, तो इसके भी इम्कानात हैं। क्योंकि जिस तरह से ये केस आया है तो लाजमन कहीं ना कहीं से तो वायरस कैच किया है।
तभी जो है वो इन प्लेयर्स तक और स्टाफ तक पहुंचा है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर पीसीबी शुरू दिन से नज़र रखता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि इवेंट की शुरुआत में एक केस सामने आया पेशावर ज़ल्मी से मुतालिक, उनके जो कोच हैं डेरन सेमी और कप्तान वहाब रियाज, उन्होंने ब्रीच ऑफ जो बायोसिक्योर बबल जो है उसको ब्रीच किया और टीम ऑनर से मुलाकात की। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया और फिर 3 दिन के लिए उनको मुअत्तल किया गया। तो उसके बाद अगर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही तरह से कोई इक़दाम उठाता तो शायद आज का ये वाक़या ना होता, लेकिन अब बहरहाल ये हो चुका है। तो अगले मैचेस में, अगले जो टूर्नामेंट है उसको सही तरीके से कंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इसके ऊपर मज़ीद सख्त इक़दाम करने होंगे। लेकिन उबैद साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि एज़ पर शेड्यूल, समीर साहब ने कहा कि एज़ पर शेड्यूल मैचेस होंगे, तो ये कितनी अच्छी साइन है कि मैचेस कम से कम हो रही हैं। जो सुबह से खबरें आ रही थी, ट्वीट्स किए जा रहे थे मुख्तलिफ लोगों की जानब से कि मैच को मुलतवी किया गया है, मैचेस को 3-4 दिन पीछे किया जा रहा है या ओवरऑल PSL को मुलतवी किया जा रहा है। तो इसके हवाले से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब मैचेस होंगी और क्राउड भी 50% जो क्राउड NCOC ने कहा था वो भी हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल जमशेद, आप सही कह रहे हैं। इस तरह की इत्तलात थी और ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। जो इवेंट टेक्निकल कमेटी है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके अंदर ये तजवीज़ आई थी कि इस तरह किया जाए, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इवेंट को शेड्यूल के मुताबिक जारी रखा, ऐलान किया। कल जो मैच पोस्टपोन हुआ था क्वेटा और इस्लामाबाद का, वो आज होगा और उसके बारे में कहा यह गया है कि वो अपने टाइम के मुताबिक होगा। क्योंकि कल हमने देखा कि अचानक जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद के तमाम प्लेयर्स जो हैं उनके भी टेस्ट लिए गए, क्वेटा के तमाम प्लेयर्स के भी टेस्ट लिए गए। तो उस वक्त प्लेयर भी जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि वो अचानक जो है वो अब जाएं ग्राउंड में और मैच खेलें। तो उस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल का मैच पोस्टपोन किया। आज ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक आज जो है वो रेस्ट डे था, तो इसलिए ये मैच जो है वो आज कराने का फ़ैसला किया गया। तो अब वो मैच जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। उसके अलावा जो हमारी इत्तलात हैं उसमें एक टीम के रिज़ल्ट जो है वो आना बाकी हैं और वो शायद थोड़ी देर में आ जाएं। अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो जब हम बात कर रहे हैं, क्या वजूहत थी कि अभी तक उनका टेस्ट डिले हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग थे। क्यों आज जो PCR टेस्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसके रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो टेस्ट उनके हो चुके हैं सुबह, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आया था क्योंकि बारी बारी हो रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि उनके रिजल्ट जो है नेगेटिव आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से PSL चल रहा है इसी तरीके से चलता रहे। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया टेक्निकल कमेटी के हवाले से, तो कौन है उसके मेंबर, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बता सकें। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो इंसिडेंट हुआ था तो वही टेक्निकल कमेटी थे जिन्होंने इनको फिर खेलने की इजाज़त दी थी और थोड़ा सा नरमी इख्तियार की गई थी। तो क्यों नरमी की गई और कौन से ऐसे टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने नरमी की? देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिन प्लेयर्स ने, यानी 2 मेंबरान ने, प्लेयर और कोच ने पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने टीम ऑनर से मुलाकात की थी और उन तीनों के टेस्ट कराए गए। तो टीम ऑनर जो हैं, जो जावेद अफरीदी हैं, वो भी नेगेटिव थे, वहाब रियाज भी नेगेटिव आए और उसके बाद डेरन सेमी भी नेगेटिव आए। तो उसके बाद उन्हें खेलने का मौका दिया गया। उन्होंने अपील की थी कि हमारी जो है वो उसको कंसीडर किया जाए, जो उनके ऊपर बैन लगा था, और उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि उस दिन ज़ल्मी का मैच था। तो PCB का तो कहना ये है। वो जो खबरें आ रही हैं कि होटल से वो बाहर नहीं आ रहे थे और 45 मिनट दूसरी टीम को बाहर वेट करना पड़ा था, इसमें कितनी सदाकत है? इसके हवाले से क्या कहेंगे? अगर चले, एक बैन लगाया गया था एक मैच के लिए, अगर आपको क्वारंटीन होना था तो एक मैच से इतना ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल, और वो मैच पेशावर ज़ल्मी हार भी गई थी और वहाब रियाज जिस तरीके से उनकी बॉलिंग थी वो भी इतनी शानदार नहीं थी। बिल्कुल, तो उसमें इत्तलात ये हैं कि जो जावेद अफरीदी हैं उनका ज़ाहिर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, उनके प्राइम मिनिस्टर से रिलेशंस भी हैं, आना जाना भी है उनका, और वो एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, तो ज़ाहिर है उनके अपने भी कॉन्टेक्ट्स हैं। तो उसके ऊपर जो है कहा यह जा रहा है, जो इत्तलात हैं, कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनको अलाउ किया कि आप जो है वो आज का मैच खेलें। जहाँ तक इवेंट टेक्निकल कमेटी है, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं नदीम खान साहब, वो हैं उसके अंदर, और उसके अलावा उरूज मुमताज़ हैं जो पाकिस्तान की साबिक वुमेन कैप्टन रही हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं वो भी उसके मेंबर हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो उस कमेटी को देखते हैं, उसकी चीज़ों को देखते हैं
तो आज उसी कमेटी ने ये फैसला किया है कि इवेंट जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। और जैसा कि आपने बताया कि तमाशाइयों का हमने पूछा कि भाई अगर अब ये सूरत हाल है तो इसके अंदर अब कोई इसमें कमी की तजवीज़ है कि तमाशाइयों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या कम किया जाए, या जैसे हमने पिछले PSL में देखा कि तमाशाइयों के बगैर कराए गए मैचेस, तो क्या उस तरह की कोई चीज़ है? तो उसको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई किया कि नहीं, इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है और फ़िलहाल जो हमारा ओरिजिनल शेड्यूल है उसी के मुताबिक जा रहे हैं। हमने देखा यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ स्पोर्ट इवेंट के दौरान इस तरह के केसेस आए हैं। तो पाकिस्तान में भी ये केसेस आ गए। तो असल बात यह है कि मुझ समेत हमारी जो कौम है, हम इस चीज़ को ज़्यादा इसके ऊपर पैनिक नहीं हो रहे, क्यों हम इसको हमने बहुत लाइट लिया हुआ है। लेकिन फॉरेन प्लेयर, लेकिन सर वो सवाल फिर वो ये जाता है ना, जिस तरीके से जलसे जुलूस हो रहे थे मुख्तलिफ पार्टियों के, तो वहाँ पे तो भरपूर हमें क्राउड नजर आ रहा था। तो अगर वहाँ उन जलसों में उनको अगर इजाजत है तो फिर वो स्टेडियम में क्यों नहीं आ सकते? लेकिन बहरहाल सर, इससे जो पॉजिटिव 4 केसेस आ गए, क्या इम्पैक्ट जाएगा वर्ल्ड वाइड हमारे PSL के हवाले से, और ओवरऑल जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं PCB की जानब से, उनको आप कितना देख रहे हैं, कितने हो सकते हैं या उनमें अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? देखिए, कहीं ना कहीं तो लूप होल हैं। अगर ये प्लेयर्स अगर ये वायरस कैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका कांटेक्ट ऐसे बंदे से हुआ है जो आउट ऑफ बबल था, क्योंकि बबल के अंदर जो लोग आ गए हैं तो उस वहाँ से तो ये नहीं हो सकता ना। अगर ये चीज़ आ रही है, 4 लोग, ये कोई कम तादाद नहीं है। अगर कोई एक आध होता तो हम समझती भी कि चलो एक आध ने कोई गलती की होगी। माजरत सर, मैं बात काटूंगा। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पे किसी सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि जब वो प्लेयर्स आते हैं, जब ग्राउंड में पहुँचते हैं, तो जैसे बस से नीचे वो उतर के ग्राउंड की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त भी उनको मास्क नहीं लगे हुए होते। बिल्कुल ऐसा होता है। और उनके साथ देखें सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनके साथ जो ग्राउंड का स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो वहाँ मुमकिन है कि उनको जो है वो किसी तरह से कहीं से उन्होंने कैच किया हो। तो बहरहाल इस चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा और इसके ऊपर सोचना होगा कि ये जो लूप होल्स हैं उनको कम से कम किया जाए और इवेंट को जारी रखा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ब्रांड है पाकिस्तान का, और किसी भी हालात के अंदर इस इवेंट को ज़रूर होना चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, तो आई थिंक कि ये एक बड़ा इकदाम ज़रूर होना चाहिए और ज़रूर होगा। और इंशाल्लाह ज़रूर, आज जैसे हमने देखा कि एज पर शेड्यूल जो मैच रखा गया था कल, वो आज वैसे ही होना है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल होगा, कोविड के हवाले से 50% क्राउड को इजाज़त दे दी गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और उसके अलावा अभी जो मीटिंग जारी है PCB की और जो ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के, उनके दरमियान जो मीटिंग इस वक्त जारी है, उसमें कौन से फैसले हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, जो मीटिंग जारी है उसके हवाले से हमारे पास इत्तलात ये हैं कि वो एक रूटीन मीटिंग है और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से रिमाइंड करवा रहा है जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और जिस तरह से टीमों को चलना है और प्लेयर्स को अपना ख्याल रखना है। तो उसका एक रिमाइंडर के तौर पर जो है वो आज की मीटिंग हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या फ्रेंचाइज का काम नहीं है, बल्कि जो प्लेयर हैं या सपोर्ट स्टाफ है, हर बंदे का अपनी एक जिम्मेदारी है, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और अगर वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे तो सबकी उसके अंदर सेफ्टी है और सबकी हिफाजत है। तो मेरे ख्याल में इसको इवेंट को जो है, जिस तरह आपने कहा कि 50% की अलाउ किया है NCOC ने, तो वो बिल्कुल उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक है। प्ले ऑफ के जो मैचेस हैं उनका अभी फैसला नहीं हुआ, उनके ऊपर जो है वो डिसाइड किया जाएगा बाद में, सूरत हाल देखते हुए कि आगे जो है वो लाहौर में जब ये टूर्नामेंट शिफ्ट होगा तो उसके बाद वहाँ के सूरत हाल के मुताबिक जो है उसका फैसला किया जाएगा कि उसमें भी 50% ही रहेगा या उसको 100% करेंगे। उसका अभी तक PCB ने अनाउंस नहीं किया। तो बहरहाल अगर तमाशाइयों के बगैर भी होता है इवेंट, तो इवेंट को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का इवेंट है और इसको हमें सपोर्ट करना है। और जिस तरीके से हमने इवेंट्स करवा लिए मुख्तलिफ टीमें, रिसेंटली साउथ अफ्रीका जैसी टीम पाकिस्तान आ गई है इस कोविड के दौर में, तो अच्छी चीज़ है। PSL होना चाहिए और PSL होगा अपने हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अगर हम आ जाते हैं, अभी तक जो PSL मैचेस हुए हैं 11, अगर हम उन पे बात कर लें तो कौन सी टीम कहां पर है, रैंक कहां कर रही है, पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, वो हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। नाज़रीन, असां ॾिसूं था पॉइंट्स टेबल पंहिंजी स्क्रीन ते हिन वक्त ताईं 11 मैचुनि खां पोइ कहिड़ी टीम किथे मौजूद आहे। तो पेशावर ज़ल्मी असांखे टॉप ते नज़र अचे थी, 4 मैचुनि खां पोइ 6 पॉइंट्स आहिनि पेशावर ज़ल्मी जूं। ॿिए नंबर ते लाहौर कलंदर्स आहे, 4 मैचुनि खां पोइ हुननि बि 3 में कामयाबी हासिल कई आहे, 6 पॉइंट्स हुननि जूं बि आहिनि। कराची किंग्स
टे नंबर ते इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथे नंबर ते मुल्तान सुल्तान्स, पंजे नंबर ते कोयटा ग्लेडिएटर्स जैसी अज मैच हुआ है इस्लामाबाद सा, वो असांखे बॉटम ते नजर अचे थी। सर क्या कहेंगे, बाकी टीमों ने अपने 4-4 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन आज जो मैच है इस्लामाबाद और कोयटा दोनों ने 3-3 मैचेस खेले हैं, लेकिन कोयटा ने अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की। तो कैसे देख रहे हैं कोयटा के लिए आज का मैच कितना अहम है? बहुत अनफॉर्चुनेट है कोयटा के लिए, और पिछले तमाम सीजन्स के अंदर कोयटा मेरी फेवरेट टीम रही है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले सीज़न में और इस सीज़न में अब तक है उसने बड़ा मायूस किया है। ये कहा जा रहा है कि जब से यूएई से शिफ्ट हुई है पीएसएल पाकिस्तान में, तो जो लाहौर की परफॉर्मेंस थी वो कोयटा के पास चली गई है, और जो कोयटा की परफॉर्मेंस थी वो लाहौर के पास आ गई है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। असल में फ़र्क भी काफ़ी आ गया ना। कोयटा के पास पहले आप देखें शेन वाटसन थे, कीवन पीटरसन खेल रहे थे, उस टाइम कोयटा की परफॉर्मेंस कुछ और थी। तो जब वो कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो लास्ट ईयर भी जो बड़ा धचका लगा था, पहले ही मैच से कुछ घंटे पहले उमर अकमल बाहर चले गए थे। बिल्कुल उमर अकमल का भी हुआ था, और इस दफ़ा अहमद शहजाद भी नहीं है टीम के साथ। क्रिस गेल शुरू में 2 मैचेस में थे, फिर वो चले गए। फैफ डू प्लेसी आए, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिस तरह के क्रिस गेल कर रहे थे, क्योंकि एक मैच उन्होंने अब तक खेला है, और यहाँ की पिचेज़, यहाँ का मौसम, यहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका से अलग है। तो फैफ को थोड़ा सा जो है वो टाइम लग रहा है यहाँ पर एडजस्ट होने में। आज देखते हैं कि अल्लाह करे आज वो अच्छा परफॉर्म करे। टाइम तो डेल स्टन को भी लग रहा है, जिस तरीके से 3 छक्के आखिरी 19वें ओवर में उनके आ गए। देखें फास्ट बॉलर्स जितने भी मैचेस हुए हैं उसके अंदर तमाम ही फास्ट बॉलर्स कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, सिवाय वहाब रियाज के कि उसने एक मैच में 4 विकेट ली। लेकिन अगर उसको भी देखें तो कराची के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें वहाब रियाज को भी अच्छे खासे रन्स पड़े थे। तो तमाम बॉलर्स जो हैं ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स, और इख्तितामी ओवर्स के अंदर अगर आप देखें टूर्नामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखें, अब तक जितने 11 मैचेस हुए हैं 19वां ओवर जो दूसरी बैटिंग है उसमें 19वें ओवर में फास्ट बॉलर्स को रन्स पड़ते हैं। रात भी यहाँ पर यही डिस्कशन चल रहा था जब ट्रांसमिशन चल रही थी कि कोविड-19 ज़्यादा खतरनाक है या ओवर नंबर 19। जी बिल्कुल, ओवर नंबर 19 जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। और आप देखें उसमें वहाब रियाज को रन्स पड़े, उसमें मोहम्मद आमिर को रन्स पड़े, उसमें डेल स्टेन को रन्स पड़े, उसमें सुहेल तनवीर को रन्स पड़े। तो कोई भी बॉलर जो है वो बचा नहीं। उस्मान शिनवारी तो खैर बहुत ज़्यादा वो अपने कप्तान की तरफ से भी अताब का शिकार हैं, और फील्ड के अंदर उनको काफ़ी बातें सुनना पड़ रही हैं। शायद आज लग ऐसा रहा है कि उस्मान शिनवारी को रेस्ट कराया जाए। तो बहरहाल कोयटा के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, और कोयटा की टीम अगर इस टूर्नामेंट में रहना है, उसको अब इन रहना है, तो आज के मैच में लाजमी कामयाबी दरकार है। और सरफराज अहमद को मैं मशवरा दूंगा कि वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं। जिस तरह की वो इमोशन शो करते हैं या जिस तरह है उनका नेचुरल है, लेकिन उनको थोड़ा सा नेचुरल से थोड़ा हट गए हैं, ओवरकम उसको करना चाहिए, ताकि प्लेयर्स के ऊपर उसका जो है बहुत मनफी असर पड़ रहा है। चले सर, आपने सरफराज अहमद का नाम ले लिया है, तो विकेट कीपर्स के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ विकेट कीपर्स रिजवान तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं, उसके अलावा अब सरफराज ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, 81 रन कर दिए उन्होंने। देखते हैं आज वो कितने रन करते हैं। उसके अलावा आजम खान अमंग दी रन्स हैं। तो विकेट कीपर्स के बीच में दरमियान में जो हेल्दी कंपटीशन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि सरफराज को दिल पे लेना चाहिए। देखिए इस वक्त अगर विकेट कीपर का कंपटीशन की बात करें तो सिर्फ रिजवान और सरफराज का कंपटीशन ही नज़र आ रहा है, विकेट कीपिंग में भी और बैटिंग में भी और कप्तानी में भी, क्योंकि दोनों जो है वो कप्तान भी हैं अपनी अपनी टीमों के। कामरान अकमल इस दफ़ा जो है वो हमें काफ़ी बुझे बुझे नज़र आए। उनकी बैटिंग ख़ास तौर से जो है वो उसका मैं जिक्र करूँगा कि पेशावर ज़ल्मी से वो खेल रहे हैं, और ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो इस टूर्नामेंट के अब तक के टॉप बैट्समैन थे। तमाम सीजन्स के अंदर उन्होंने रन्स किए। उसके अलावा जो नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर PSL में 3 सेंचुरीज हैं उनके पास। बिल्कुल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हम देखते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा उनके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो रन्स नहीं कर पा रहे किसी भी विकेट के ऊपर, और किसी भी मैच के अंदर वो नहीं चले। तो उसके हवाले से कामरान अकमल को जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उनको काम करना होगा। जिस तरह का उनका फुटवर्क है और जिस तरह से वो खेलने के लिए आते हैं, उनकी टीम को काफ़ी सारी उनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ओपन करने आते हैं। इमाम उल हक के साथ जो है उन्होंने एक आध अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर बनाई, लेकिन उनके अपना जो
परफॉर्मेंस है, उनकी अपनी जो कारकर्दगी है, वो अभी तक उस तरह की नज़र नहीं आई। उस तरह की नजर नहीं आई जिस तरह की माजी में वो परफॉर्म करते रहे हैं। बिल्कुल। विकेट कीपर्स के हवाले से ही बात करेंगे, फिर कप्तानों पे भी आएंगे। विकेट कीपर एक और मिसिंग है यहाँ पर, रोहेल नज़ीर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से खेल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। उनकी टीम में फिल साल्ट, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, गुज़िश्ता सीजन में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो इस्लामाबाद क्या सोच के उनको शामिल कर रहा है? हालांकि आपके पास यंग टैलेंट रोहेल नज़ीर मौजूद है, रोहेल को हम चांस दें, हो सकता है रोहेल आपको सरफराज और रिजवान जैसी परफॉर्मेंस दे दे आपकी टीम के लिए। देखिए, एक चीज़ होती है कम्बिनेशन, जो टीम का कम्बिनेशन बना होता है तो फिर कप्तान बहुत कम उसको छेड़ते हैं। फिल साल्ट खेल रहा है, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद की टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं, तो शायद उस वजह से वो कम्बिनेशन को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते। क्योंकि आपने देखा इस्लामाबाद की टीम को अगर आप देखें तो शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं आ रही। एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन, एज ए ऑलराउंडर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। उसके अलावा फ़हीम अशरफ को हमने देखा कि वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में उनको नंबर 4 पे भेजा गया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। बैटिंग आर्डर जो है वो इस्लामाबाद को थोड़ा चेंज करना होगा। हर मैच में सूरत हाल के मुताबिक आप अपने बैट्समैनों को और अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल करें। अगर शादाब खान ने ये सोच लिया है जी इसको हमने वहाँ खिलाना है, इसको वहाँ खिलाना है मैच से पहले और मैच के बाद, आपने देखा हैदर अली को एक मैच में पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल एंड पे भेजा, और उस वक्त भेजा जब मैच खत्म होने वाला था, और उसने एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया। शहनवाज दानी को उसने जब छक्के मारे तो एक ओवर में उसने मैच खत्म। कंटिन्यू करते हैं, यहीं से इस्लामाबाद पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक खां पर। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। ॻाल्हि ॿोल हली रही अॼु मैच जे हवाले सां। मैच नंबर 12 आहे अॼु जे मैच जे हवाले सां जेका हेड टू हेड आहिनि, ॿई टीमूं घणा भेरा आम्हूं साम्हूं आयूं आहिनि। सभ खां पहिरियां असां पंहिंजी स्क्रीन ते हेड टू हेड ॾिसंदासीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स जो। त घणा भेरा ॿई टीमूं आम्हूं साम्हूं आयूं आहिनि। त इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स टोटल 11 भेरा आम्हूं साम्हूं आयूं आहिनि। 11 मां 7 भेरा कोयटा ग्लेडिएटर्स कामयाब थी आहे, जॾहिं त 4 भेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टीम कामयाब थी आहे। ओवरऑल अॼु मैच नंबर 12 खेॾी वेंदी ॿिन्ही टीमुनि जे विच में नेशनल स्टेडियम कराची में। हाणे ॾिसणो इहो आहे त अॼु कहिड़ी टीम सोभारी थिए थी हिन मैच में। ओवरऑल असांजी ॻाल्हि हली रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। सर, क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस है, आप उसके बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो लास्ट जो मैच था उनका पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 118 रन पे उनकी पूरी टीम ढेर हो गई थी। तो शादाब खान ने जब टॉस लूज़ किया था वहाँ पे, तो उनका कहना यह था कि आज मैं ट्रेंड चेंज करने वाला था। जिस तरीके से जो टॉस जीत रहा है, फील्डिंग कर रहा है, वही मैच विन कर रहा है। तो आज मैं टॉस जीतता तो मैं पहले बैटिंग ही करता, जो मुझे बैटिंग मिल गई। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए, टीम पूरी 118 रन पे ढेर हो गई। तो आज क्या लगता है, जब आज टॉस अगर शादाब खान जीत गए, तो उनकी जो कमिटमेंट है, जो पहले मैच में उन्होंने शो किया था कि हम ट्रेंड चेंज करेंगे, तो लगता है कि आज वो ट्रेंड करने की थोड़ी सी हिम्मत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई भी कप्तान ये रिस्क लेने को तैयार नहीं। अंटिल के वो कोयटा तो चाहेगी तो ये जरूर रिस्क लें ताकि हम एक कामयाबी हासिल कर लें। कोयटा को तो बिल्कुल ज़रूरत है, और बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि सरफराज अहमद कम से कम टॉस तो जीत जाएं। कि टॉस जीते तो एक ये तो ख़त्म हो कि जी हम टॉस नहीं जीत रहे थे तो उस वजह से हमें मुश्किलात हो रही थी। कोयटा की टीम ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। सरफराज कप्तानी कर रहे हैं कोयटा की, और शादाब खान उधर हैं। तो शादाब खान अगर आज टॉस जीतते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ नया करेंगे, बल्कि वो भी उसी पैटर्न पे चलेंगे जो कि पहले से चल रहा है, कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है तो वो पहले फील्डिंग के लिए जाता है और बाद में बैटिंग करके वो रन चेज करते हैं। असल में मामला ये है कि जितनी ड्यू पड़ रही है यहाँ कराची में, उसके अंदर बहुत मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर पे जब दूसरी बैटिंग होती है तो बॉलिंग साइड को बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि गेंद ग्रिप नहीं करता। ग्राउंड के अंदर आपने देखा है कि जब घास होती है तो घास के ऊपर जो शबनम पड़ती है तो वहाँ पर बॉल जो है बिल्कुल गीला हो जाता है। तो वो बॉल फिर बॉलर के हाथ में उस तरह नहीं आता जिस तरह से वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता है। अगर वो बॉलर कोई फास्ट बॉलर यार्कर करना चाहता है या इन स्विंगर आउट स्विंगर करना चाहता है तो वो उससे नहीं हो सकता। एक तो बॉल नहीं होती है, दूसरे ऊपर से बॉल गीली हो जाती है तो वो बॉल ग्रिप में नहीं आती। तो इस वजह से हमने देखा कि 190 प्लस स्कोर भी चेस हुए यहाँ पर। ऐसा अमूमन होता नहीं है किसी भी इवेंट के अंदर। 199 कोयटा के खिलाफ चेस किया था पेशावर ज़ल्मी ने, और 202 जो हाईएस्ट स्कोर है एसपीएसएल का वो भी पेशावर के नाम है।
बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पर कराची के अंदर अगर बात करें तो अगर किसी टीम को पहले बैटिंग करते हुए जीतना है तो कम से कम 220 रन का टारगेट उसको रखना होगा। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि कितना टारगेट इनफ हो सकता है कम से कम इस पिचेस को देखते हुए जो अभी तक सूरत हाल बनी हुई है। हम कप्तानों के हवाले से सर बात कर रहे थे, कप्तानों के हवाले से आप शादाब खान की आपने बात की, तो शादाब खान और इमाद वसीम इन दोनों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शादाब खान ने टोटल 1 विकेट अभी तक हासिल की है पूरे टूर्नामेंट में SPSL सीजन 6 में, और उनकी जो बैटिंग है वो भी इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस वो दे नहीं रहे, नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो कितनी अलार्मिंग सूरत हाल है, सिचुएशन है शादाब खान के लिए? उनको वाइस कप्तान तो बना दिया गया है T20 का, जगह तो उनकी पक्की की गई है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो दूसरे लेग स्पिनर अब आ रहे हैं, उस्मान कादर की जो परफॉर्मेंस है, जाहिद महमूद की जो परफॉर्मेंस है, तो शादाब खान के लिए अब कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, शादाब खान ने पिछले जो PSL हुआ था उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। पहली दफ़ा उनको कप्तान बनाया गया था और वो ऊपर आए और उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। बिल्कुल। तो कई मैचों में उन्होंने टीम को जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि शादाब खान उस फॉर्म में नज़र नहीं आए, उस टच में नज़र नहीं आए, और अभी तक उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, ना ही एज ए कैप्टन, ना ही एज ए ऑलराउंडर। तो उसको अगर आप कंपेयर करें दूसरे कप्तानों से तो मेरे ख्याल में शादाब खान जो है वो सबसे लोएस्ट हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरा, आपने बात की इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम ने जो पिछला मैच कराची और लाहौर का हुआ था उसके अंदर इमाद वसीम खुद बॉलिंग कराने ही नहीं आए, और मेरे ख्याल में वो इस वजह से नहीं आए कि वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं करते। लेकिन बहरहाल वो कप्तान है, उनको आना चाहिए था। कप्तान है और वर्ल्ड क्लास बॉलर रह चुके हैं, ओवरऑल नंबर 1 बिल्कुल। रह और चुके हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में तो इस तरीके से नहीं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको बॉलिंग करनी है, अगर दूसरे बॉलर्स कामयाब नहीं हो रहे, फखर और बेन डंक इतना स्कोर कर रहे हैं दूसरे बॉलर्स के खिलाफ, तो एक चांस तो लेना चाहिए था। बिल्कुल एक चांस लेना चाहिए था। दूसरा, उनके जो डिसीजन थे वो भी उनके ऊपर भी काफ़ी बहस हो रही है और हुई है कि जिस तरह से उन्होंने जब 3 विकेटें लाहौर कलंदर्स की गिर गई थी तो उसके बाद उन्होंने मोहम्मद आमिर को हटा दिया। अगर वहाँ मोहम्मद आमिर एक आध ओवर करता और वो 1 विकेट ले लेता बेन डंक की या फ़खर जमान की, तो फिर लाहौर कलंदर के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती। तो ये चीज़ भी है। दूसरा, इमाद वसीम को शायद अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं रहा। हालांकि हमने देखा कि कई मैचेस के अंदर इमाद वसीम बॉलिंग ओपन करने के लिए आए, बिल्कुल पहला ओवर कराया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओवर नहीं कराया और वो मोहम्मद नबी से बॉलिंग करवाते रहे। तो इस चीज़ का नुकसान हुआ कराची की टीम को। कप्तान जो होता है उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आना होता है। जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के लिए वो हर मैच के अंदर स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल। अगरचे टीम जीत रही है या हार रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो तो टास्क का फैक्टर है। वो बिल्कुल टास्क का फैक्टर है, लेकिन मोहम्मद रिजवान अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहे। वो ओपन करने आ रहे हैं, वो टीम को लेकर चलते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस उनकी है। सरफराज अहमद को हमने देखा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। हालांकि सरफराज के ऊपर जो है वो काफी किया था मैं ओपन कर लूं, तनकीद हुई। वो एक मैच में, पहले मैच में वो ओपन करने के लिए आए, अगरचे वो उनका डिसीजन सही नहीं था, ओपन उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरह अगर चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल नंबर है। इससे पहले जब वो पाकिस्तान पे उन्होंने परफॉर्म भी किया, इससे पहले जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो वो बिल्कुल नीचे के नंबरों पे 7वें 8वें नंबर पे जाकर बैटिंग कर रहे थे। तो उस वक्त हमने उनके ऊपर तनकीद भी की कि भाई आप ऊपर आए, आप कप्तान हैं, आप चौथे नंबर पे आकर बैटिंग करें, वो आपका नंबर है, उस नंबर पे आप परफॉर्म करोगे। एक आध मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में जब सीरीज हो रही थी वहां पर उन्होंने खेला और उसमें भी रन्स किए, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में वो फिर 7वें 8वें नंबर पर चले गए। इवन कि हम देख रहे थे कि वहाब रियाज, शादाब खान, इमाद वसीम उनसे पहले बैटिंग पर आ जाते थे, हसन अली उनसे पहले बैटिंग पर आ जाते थे। तो यहाँ पे ही उन्होंने गलती की और उसी की आज जो हम देख रहे हैं सरफराज टीम से बाहर हैं, शायद वजह यही है। सर, हम ओवरऑल अगर हम नौजवान जो हमारे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स आपने देखे हैं अभी तक जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया हो SPSL सीजन 6 में? देखिए, SPSL के अंदर एक हमने देखा शाहनवाज दानी को, मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग से काफ़ी मुतासिर किया और उनके अंदर टैलेंट नज़र आया। एक तो ये कि उनका ताल्लुक सिंध से है और वहाँ से प्लेयर बहुत कम आ रहे हैं, लड़काना से उनका ताल्लुक है, वो खेलते हुए आए और वो उन्होंने परफॉर्म किया और वो PSL तक पहुँचे। एक वो हमें प्लेयर नज़र आया। फिर मोहम्मद जाहिद जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, वो कोयटा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, जाहिद महमूद, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा हमने देखा सलमान मिर्ज़ा लाहौर कलंदर की तरफ से आए खेलने के लिए, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर हमने वसीम जूनियर देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड में,
उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। फिर हैदर अली को आप देखें, पेशावर ज़ल्मी से जो खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और मुसलसल कंटिन्यू वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो ये वो प्लेयर हैं जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए नाम कमा सकते हैं और इनको यहाँ से इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये प्लेयर जो हैं वो सर यही बातें हम करते हैं हर पीएसएल में। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो हमारे इमर्जिंग थे वो थे उमर खान, कराची के जो स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। इस पीएसएल में उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया और वो गायब हैं स्क्रीन से। लेकिन हालांकि वो इतना अच्छा खेले थे। लास्ट पीएसएल में उमर खान जो है वो कराची किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन उसमें उनको सही तरह से मौका नहीं दिया गया। इससे पहले उमर खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा एक नाम था मूसा खान, उन्होंने मोहम्मद मूसा, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन कई प्लेयर देखें इस पीएसएल से पिक भी हुए। हमने देखा कि हसनैन को आप देखें, वो आया, वो इस पीएसएल की पैदावार है। फिर एक प्लेयर का सॉरी मैं जिक्र करना भूल गया था, आजम खान कोयटा के, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इससे पहले जो प्लेयर आए हैं पीएसएल से, वो आप देखें शादाब खान पीएसएल से आया, हसन अली आया, फ़हीम अशरफ आया, फ़खर जमान आया, ये तमाम प्लेयर जो है ये पीएसएल से आए हैं। सर माजरत मैं आपकी बात काटूंगा, जैसे आपने 4 नाम लिए, हसन अली, फ़खर जमान या जो भी आपने नाम लिए, ये जब पीएसएल से जो सिलेक्ट होते हैं और डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं तो टीम में 1 साल तो चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने होती है। फ़खर जमान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सेंचुरी स्कोर की, टीम से बाहर हो गए, अब पाकिस्तान टीम में वो नहीं है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, चलो अब वो कमबैक कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी बीच में। शादाब खान इस वक्त वो भी कुछ नहीं कर रहे। एक और आपने नाम लिया, वो भी फ़हीम अशरफ, वो भी टीम से बाहर थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीएसएल से उठाकर डायरेक्ट टीम में रखना, कौमी टीम में, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, असूली तौर पर तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि पीएसएल से आप जो है डायरेक्ट एक यंग प्लेयर को उठाकर आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। पाकिस्तान टीम के अंदर जाकर सीखना नहीं होता, वहाँ पर परफॉर्म करना होता है। अगर आप बिल्कुल नए लड़के को उठाकर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ले जाएंगे तो इसका मतलब ये कि उसने वहाँ पर जाकर सीखना है। परफॉर्मेंस शुरू में अगर किसी की रही भी है तो वो परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं आ सकता, क्योंकि जो डोमेस्टिक होती है ना, आपकी डोमेस्टिक होनी चाहिए, पैमाना होना चाहिए नेशनल टीम में जाने का। हमने देखा कि कई प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में मुसलसल कई सीज़न जो है वो अच्छा खेलते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, चाहे वो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, वो खेलते रहते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। आप देखें ताबिश खान कितने सालों से लगा हुआ है, वो हर सीज़न में टॉप पेयर होता है। समी असलम अमेरिका चले गए। समी असलम का खैर मसला कुछ और था, लेकिन अगर आप समी असलम मौके अगर नहीं मिलेंगे तो सर ऐसे ही होगा ना, टॉप परफॉर्मर थे, टॉप परफॉर्मर हैं वो भी। किसी को मौके नहीं मिल सकते ना, हर किसी को मौके नहीं मिलते, लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको। समी असलम पाकिस्तान टीम के लिए भी खेले थे, फिर आप उनको सेकंड 11 में रख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी ना उनके साथ। नहीं, ये देखें, जिसकी ज़रूरत होगी वही आएगा ना टीम में। अगर एक स्लॉट के लिए 4 लड़के हैं तो वहाँ पाकिस्तान टीम में तो एक खेलेगा ना, तो बाकी 3 को तो सेकंड 11 में या ए टीम में या कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, कहीं और खेलेंगे वो। अगर इस चीज़ को देखें कि भाई मुझे क्यों बाहर किया गया, तो फिर तो पाकिस्तान से 50 क्रिकेटर चले जाएंगे। फिर फवाद आलम क्यों नहीं गए, 10 साल वो बाहर बैठे रहे, वो भी तो परफॉर्म करते रहे ना, उनको नेशनल टीम में नहीं लिया, तो वो क्यों नहीं अमेरिका चला गया? तो सर अब जो मीडिया तनकीद करती है कि जिन चीफ सिलेक्टर्स जो इतने 10 सालों में जो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, फवाद आलम को उनको फवाद आलम को सिलेक्ट ना करने का जो इल्ज़ाम है उन सारे चीफ सिलेक्टर पे अब मीडिया लगाती है, तो समी असलम को भी सिलेक्ट ना करने का फिर मीडिया उनको इल्ज़ाम लगाए कि उनकी वजह से ही समी असलम बाहर चले गए। देखिए, फवाद आलम का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। वो इस तरह से डिफरेंट था कि एक दफ़ा उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली, आज से 10 साल पहले की बात है। उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया नेशनल टीम से। उस वक्त चेयरमैन थे, उसके 1-1.5-2 साल बाद ना चेयरमैन थे नजम सेठी। नेशनल स्टेडियम में हम बैठे हुए थे, हमने उनसे बात की कि भाई क्या वजह है, फवाद आलम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा? तो उन्होंने कहा कि फवाद आलम के ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं और वो एलिगेशन उनकी तहकीकात हो रही है। हमने कुछ एविडेंस मांगे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और वो हमें देने को तैयार नहीं है। तो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती उस वक्त तक फवाद आलम टीम में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ चलती रही। हमने कहा कि भाई अगर आप एविडेंस आपके पास नहीं है तो आप किस बेस पर उसको रोक रहे हैं?
और अगर आपके पास एविडेंस हैं तो आप उसके ऊपर केस चलाएं। जिस तरह आपने शर्जील खान के ऊपर चलाया, जिस तरह आपने मोहम्मद आमिर के खिलाफ चलाया, जिस तरह बाकी लड़कों के खिलाफ केस चले हैं, अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो आप इल्ज़ाम के ऊपर तो किसी को बाहर नहीं बिठा सकते। आप उनको प्रूव करें, आप उनके ऊपर केस चलाएं। अगर आप हक पे हैं तो आप साबित हो जाएंगे, अगर वो गलत होगा तो वो साबित हो जाएगा। चलें सर, थोड़ा सा हम बाहर लेकिन निकल वो गए, चीज़ हुई नहीं। पीएसएल के इशू से बाहर हट गए। टाइम बहुत कम है सर, आखिर में मैं प्रेडिक्शन चाहूंगा आज के मैच के हवाले से आपसे, और ओवरऑल आपकी फेवरेट टीम जानना चाहूंगा इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में। देखिए, इस पीएसएल में मेरी जो फेवरेट टीम है वो मुल्तान सुल्तान थी, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। आज के मैच का जो आपने पूछा है तो मेरे ख्याल में तो वही टीम जीतेगी जो टॉस जीतेगी। टॉस के ऊपर जो है वो फैसला हो रहा है, और आप मैच जीतो या न जीतो, टॉस पहले जीतो। चलें सर, बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असांजे ट्रांसमिशन जो सिलसिलो ते पंहिंजी पुॼाणे ते पहुचे थो। मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।